ये है प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा यह से सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार आरंभ किया गया था, ये बात जो है आपको बताना है। और अकबर का जो शासनकाल है ये बात सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। और उसी समय के जो है सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो ये आपको सोचना है कि उस समय जो है कैसा सामाजिक और शैक्षणिक सुधार हुए थे समाज में अकबर के समय। पहला कथन ये कर रहा है कि उसने संपूर्ण मुगल साम्राज्य में सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। तो यहाँ पर ये पहला कथन गलत है। उस समय जो अकबर के समय जो समाज थी उस समाज में सती प्रथा जो है काफ़ी अपने चरमोत्कर्ष पर था। और उस समय जो है इन्होंने जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित तो किया लेकिन उन मामलों को नहीं किया जिन मामलों में यदि कोई स्त्री यानी कोई स्त्री हो वो खुद कहे कि हम खुद सती होना चाहते हैं तो इसके लिए जो है प्रतिबंध नहीं था। बाकी जबरन जो है करने के लिए प्रतिबंध था, तो जबरन सती प्रथा नहीं हो सकती थी, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। पहला कथन गलत है तो यहाँ पर विकल्प डी और ए गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन ये करा है कि उसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान की। तो विधवा पुनर्विवाह को उसने वैधता प्रदान की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद विवाह की आयु को बढ़ाकर जो है लड़की के लिए जो है 14 वर्ष, वहीं लड़कों के लिए जो है 16 वर्ष कर दिया था। तो ये भी बात जो है आपको ध्यान रखनी है। और शराब और मदिरा के बिक्री को भी प्रतिबंधित कर दिया था, यह भी बात ध्यान रखना है। तो दूसरा कथन जो है यहाँ पर सही है। और यदि दूसरा कथन सही है तो विकल्प सी गलत हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। 2, 3 जो है इसमें सही है। उसने धर्मनिरपेक्ष विषयों पर अधिक बल देने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को संशोधित किया। तो यहाँ पर जो है तीसरा कथन भी जो है सही है। इसने जो है सारे विषयों पर बल दिया, नैतिक शिक्षा, गणित, कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, शासन के नियम, तर्कशास्त्र, इतिहास और अन्य धर्मनिरपेक्ष विषयों पर भी बल दिया। तो ये बात भी जो है यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो है दूसरा तीसरा कथन सही है, विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। यह है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि मुगलों के अधीन जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मुगल जब शासन थी भारत में तो उस समय जो है उसके अधीन जो जमींदार थे उसके अधिकार क्या थे, जमींदार के संदर्भ में बताना है। तो उन्हें भू राजस्व वसूली करने का जो है वंशानुगत अधिकार प्राप्त होता था। तो क्या ये बात सही है कि उन्हें भू राजस्व वसूली करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त होता था? तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है कि उस समय जो है मुगलों के अधीन जो जमींदार थे उसे भू राजस्व वसूली करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। दूसरा कथन ये कह रहा है कि इनका अपनी जमींदारी के अंतर्गत शामिल समस्त भूमि पर स्वामित्व होता था या तथा किसानों का भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर दूसरे कथन की बात करेंगे तो दूसरा कथन जो है गलत है। यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन ये इसलिए गलत है कि जमींदारी के अंतर्गत जो भाग शामिल होते थे, ज़मीन शामिल होते थे, उस पर तो स्वामित्व होता ही था, साथ ही साथ किसान का जो है अपने भूमि पर भी स्वामित्व होता था। जो कर नहीं चुकाते थे उसी का जो है ज़मीन हड़पा जाता था। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत है। तीसरा कथन ये कह रहा है कि विद्रोह के भय के कारण उन्हें सैन्य दल रखने से प्रतिबंधित किया गया था। तो सैन्य दल रखने के लिए इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी कि जमींदार जो है सैन्य दल रखने से प्रतिबंधित नहीं थे। और तीसरा कथन जो है सही नहीं है। ये जो है सैन्य संसाधनों पर नियंत्रण जमींदारों के लिए जो है इस शक्ति का जो है एक अलग प्रकार का स्रोत था। अधिकांश जमींदारों ने जो है अपने गढ़ में छोटा किला और सशस्त्र सेनाएं भी रख मैंने छोटा जो जमींदार होते थे तो वहाँ छोटा किला टाइप का बना होता था और वहाँ जो है सशस्त्र सेनाएं होती थी जिसमें घुड़सवार, तोपची, पैदल सैनिक सभी इकाइयाँ शामिल होती थी। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है गलत है और तीसरा कथन भी जो है गलत है। तो केवल एक जो है सही है, यानी विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास यानी कि इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताना है। मध्यकालीन इतिहास के इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बताना है। उस समय जो रहट होता था
यह रहट जो शब्द है मध्यकालीन भारत के इतिहास में रहट शब्द, ये रहट शब्द किस चीज़ को जो है इंगित करता है, तो सिंचाई हेतु जल निकालने के लिए प्रयुक्त पहिया। तो यहाँ पर जो है पहला कथन ही सही है। ये बात जो है आपको पता होगा कि रहट जो है सिंचाई हेतु जल निकालने के लिए एक पहिया होता था और जिसमें जो है अलग अलग डिब्बे टाइप के लगे होते थे और वो वृत्ताकार में घूमता था और नीचे से पानी उठाता था, खेत में डाल देता था, फिर नीचे से पानी उठाता था, खेत में डाल देता था। तो यहाँ पर जो है ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का सृजन करता है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है ये कर्नाटक संगीत की बात हो रही है और कर्नाटक संगीत की यहाँ पर त्रिमूर्ति की बात हो रही है कि यहाँ पर कर्नाटक संगीत के बारे में पूछा जा रहा है। पंपा, पोन और रत्न की बात करें तो इन्हें जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला कथन जो है गलत हो गया। त्यागराज मुत्तुस्वामी और श्याम शास्त्री, इन्हें ही जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है और इन्हीं के जन्म के फलस्वरूप जो है कर्नाटक संगीत में तीव्र रूप से यानी कि तीव्र गति से युग प्रारंभ हुआ। और इसके बाद जो है ये सभी जो है समकालिक थे ये तीनों और इसके साथ साथ जो है पश्चिमी संगीत के महान रचनाकारों में भी ये समकालिक थे। तो यहाँ पर जो है बी कथन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बी कथन सही उत्तर है। तीसरे कथन की बात करें तो नैन तिक्कन और एरापेगेंडा एरेन, इनकी बात करें तो ये जो है कवित्रियम के नाम से प्रसिद्ध है। कवित्रियम के नाम से प्रसिद्ध है और इसका मतलब होता है कवियों की त्रिमूर्ति। इन्होंने जो है महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर विकल्प सी भी गलत है। विकल्प डी की बात करें तो सबंदर, सुंदरर और अपर, तो सबंदर, सुंदरर और अपर थे ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के 3 सर्वाधिक विख्यात जो है ये तमिल कवि हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये शिव काव्य की बात करें तिरुवरई ये एक शिव काव्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये टिपिकल वर्ड सब है लेकिन आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तिरुवरई के प्रथम 7 खंड थेवरम का जो है ये सृजन करती है। इसके प्रथम 7 खंड थेवरम का जो है ये सृजन करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 24 का जो है उत्तर बी है, यानी कि त्यागराज मुत्तुस्वामी और श्याम शास्त्री मिलकर जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का सृजन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें महाभारत की कथाएं गाथा गीत के रूप में गाई जाती हैं और रात्रिकालीन प्रदर्शन के लिए 1 या 2 घटनाओं को चुना जाता है। यानी कि एक रात में इस गांव में कहीं प्रोग्राम है और इस में जितने भी लोग देखने आएंगे इनके लिए जो है 1 या 2 घटनाओं को पूरा रात में दिखाने के लिए चुना जाता है। मुख्य गायक जो होते हैं वो स्टेज पे पूरे प्रदर्शन के दौरान सतत रूप से बैठा रहता है। यहाँ पर जो है ये आराम से बैठा रहता है और सशक्त गायन और सांकेतिक भंगिमाओं के साथ वह एक के बाद एक सभी चरित्र की भाव भंगिमाओं को अभिनय करता है। यानी बैठले बैठले जो है यहाँ से सब अभिनय करता है और सब चीज़ को जो है अपने भाव भंगिमाओं और गाने के स्टाइल से सब चीज़ बता देता है दर्शक को 1-2 घटना में। तो यह जो है इसमें मुख्य रूप से जो है महाभारत की कथाएं शामिल है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगीत का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें बात करें तो इसमें जो है ये पंडवानी क्षेत्रीय संगीत का जो है ये वर्णन किया गया है और ये जो है पंडवानी ये छत्तीसगढ़ में जो है ये गाई जाती है ये पंडवानी। और इसके लिए जो है आप बैठा रहता है ये, इसमें जो मुख्य गायक होता है और अपने भाव भंगिमाओं से ही सभी चित्रों का जो है अभिनय कर देता है। वहीं लमन की बात करें तो अन्य अब इसके विकल्पों पर बात करते हैं। हमारा तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। वहीं लवन की बात करें तो लवन जो है ये हिमाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। लवन ये बालिकाओं का एक समूह है और एक छंद गाता है और लड़कों का एक समूह जो है गीत के माध्यम से उसका उत्तर देता है और यह प्रस्तुति जो है कई घंटों तक चलती रहती है। इसमें लड़कियां और लड़के 2 अलग अलग पहाड़ों की चोटी पर गाते हैं और एक दूसरे के जो है सामने होते हैं। बीच में पहाड़ होता है जहां उनका प्रेम गीत जो है गूंजते हैं और ये जो है विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में जो है ये दिखाई जाती हैं, दिख जाएंगे आपको। तो लमन जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। मंडो की बात करें तो मांडो जो है ये गोवा में मांडो नदी है
और आप ऐसे जानते ही होंगे। तो गोवा के ये प्रादेशिक संगीत है और भारतीय उपमहाद्वीप के पारंपरिक संगीत का जो है भंडार है। गोवा के संगीत का परिशुद्ध और मंद जो है ये लयबद्ध रचना है। यह पुर्तगाली शासन, आप जानते हैं कि गोवा में जो है पुर्तगालियों का शासन रहा है, ये बात आप जानते ही होंगे। अब यदि इतिहास पढ़े हो तो पुर्तगाल शासन के दौरान जो है गोवा में प्रेम, दुख, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक विरोध से संबंधित जो है यह छदबंद रचना है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता आंदोलन से भी संबंधित है। अब तीसरे विकल्प की बात कर ले बिल्लूपत्ती की, तो ये जो है तमिलनाडु में इसे जो है प्रदर्शित किया जाता है। ये धनुष नामक वाद्य यंत्र पर जो है प्रस्तुत किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये तमिलनाडु का जो है प्रसिद्ध एक लोक संगीत है और प्रमुख गायक जो है मुख्य प्रदर्शनकर्ता की भूमिका निभाता है। वह प्रमुख वाद्य यंत्र ये जो धनुष है इसको बजाता है और गीत सैद्धांतिक विषयों पर आधारित होते हैं और इसमें जो है अच्छाई की बुराई पर विजय को दिखाई जाती है, अच्छाई पर बुराई की विजय को दिखाई जाती है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर जो है पंडवानी है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 ये कह रहा है कि लगभग 12वीं शताब्दी के आरंभ में उन्होंने मैसूर क्षेत्र में अपने साम्राज्य की नींव रखी। हेलीबीड और बेलूर में उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर पत्थर में जालीदार नक्काशी की भांति प्रतीत होते हैं। उनकी मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान कृष्ण को दर्शाने वाला उत्कीर्णन है। तो उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से जो है इसमें किसका वर्णन किया जा रहा है, और ये बात जो है 12वीं सदी की। इसमें कृष्ण के गोवर्धन पर्वत वाले सीन को जो है यहाँ पर आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो ये जो है 12वीं शताब्दी की बात है और ये जो है होयसल वंश की जो है बात है। ये दक्षिण भारतीय क्षेत्र में शासन करने वाला जो है होयसल एक राजवंश था। यहाँ पर विकल्प ए ही जो है इसका सही उत्तर है। और इसने लगभग जो है 12वीं शताब्दी के आरंभ में मैसूर के क्षेत्र में अपने साम्राज्य की नींव स्थापित की थी। और इन्होंने जो है हेलीबीड और बेलूर में जिन मंदिरों का निर्माण किया उस पर जो है जालीदार नक्काशी, जिसे लेस वर्क कहते हैं अंग्रेजी में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो जालीदार नक्काशी के समय प्रतीत होते हैं। मानव शरीर की गतिविधियों या आकर्षण की तुलना में अलंकरण पर अधिक जो है यहाँ पर बल दिया गया है। और होयसल की जो मूर्तियाँ हैं वो तुलनात्मक रूप से मोटे तथा छोटे आकार की हैं और ये अत्यधिक अलंकृत या आभूषणों से अधिक लदी हुई किंतु आकर्षक दिखती हैं। तो ये जो है होलसेल के समय की बात हो रही है और इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर ए है। तो बात करें चालुक्य की, तो यह एक महत्वपूर्ण भारतीय राजवंश था और जिसने जो है 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य साउथ इंडिया और मध्य वाले भाग में बृहद क्षेत्र पर शासन किया। और इस काल के दौरान उन्होंने जो है 3 संबंधित किंतु पृथक राजवंशों जैसे कि बादामी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य के रूप में जो है इन्होंने शासन किया। इन राजवंशों के राजाओं को उमापति वरलब्ध के रूप में भी जाना जाता है। ये इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये हम चालुक्य के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने जो है हिंदू भगवान के शिव के अनेक मंदिरों का निर्माण किया और भवन निर्माण सामग्री के रूप में स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध थे लाल सुलहने रंग के जो है बलुई पत्थरों का उपयोग किया। ये गुफा मंदिर मूलतः उत्खनित है, जिनका निर्माण जो है चट्टानों को काट कर किया गया है और इन्हें अपने समकालीन मंदिरों के समान निर्मित नहीं किया गया था, बल्कि व्यवकलन नामक एक विशेष तकनीक द्वारा निर्मित किया गया था जो मूलतः मूर्तिकला के रूप में जानी जाती है। अब अगले विकल्प की बात करते हैं। तो अगला विकल्प है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रायद्वीपीय भारत के बृहद भाग पर जो है शासन किया। एलोरा और एलिफेंटा में जो उत्कृष्ट चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर का जो निर्माण किया है, जो इनके शासनकाल में परिलक्षित होते हैं, राष्ट्रकूट के शासनकाल के। एलोरा और एलिफेंटा ये दोनों महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं। एकाश में जो है कैलाशनाथ मंदिर का भी जो है निर्माण है, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात कर ले विजयनगर के राजा की। तो विजयनगर के राजा ये 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में ये संगम वंश के 2 भाई थे। एक था हरियर प्रथम तथा बुक्का राय प्रथम।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये दो भाई थे, हरियर और बुक्का। तो इन्होंने जो है ये विजयनगर को स्थापित किया था। और विजयनगर वास्तुकला चालुक्य, होयसल, पांड्य व चोल शैलियों का एक जीवंत संयोजन है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो मंदिरों का निर्माण किया गया है, इसके मेहराबों, गुंबदों पर जो डिजाइन दिए गए हैं, ये सब धर्मनिरपेक्ष शैली को प्रदर्शित करते हैं। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, हजारा राम मंदिर, ये सब विजयनगर शैली के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के जजिया के संदर्भ में जो है, जजिया एक टैक्स होता था दिल्ली सल्तनत में, मुगल से पहले की बात हो रही है, 1526 से पहले की बात हो रही है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है, ये बात आपको बतानी है। पहला कथन ये कह रहा है कि सुल्तान और सेनाओं द्वारा जो सैन्य सेवा देते थे, उसके बदले में भुगतान किए जाने वाले टैक्स के रूप में हिंदू प्रजा पर जो है जजिया कर आरोपित किया गया था। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। और यदि पहला कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प सी गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व से जजिया कर को पृथक किया गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं किया गया था, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। और दूसरा कथन गलत है तो यहाँ पर विकल्प ए और विकल्प डी गलत हो जाएंगे, विकल्प बी सही उत्तर है। यानी कि केवल 1, 3 इसमें सही है। तीसरा कथन ये कर रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया गया था, जिन्हें पूर्व में इस टैक्स से छूट प्राप्त थी। तो यहाँ पर जो है ये बात, तीसरा कथन भी सही है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है पहले जो है ब्राह्मणों को इस जजिया कर से छूट प्राप्त थी, यह व्यक्तिगत कर होता था। हालांकि बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय जो है ब्राह्मणों पर भी जो है ये आरोपित कर दिया गया। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये विकल्प बी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न यहाँ पे ये करा है, नंद वंश के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बात हो रही है मौर्य वंश, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होता है, उससे पहले की बात हो रही है। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद, जिससे जो है लड़ाई करके गद्दी पर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नंद वंश के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है उपयुक्त में से जो है कौन सा सही है। पहला कथन ये करा है कि सिकंदर ने उसके शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। तो ये नंद वंश की जो बात हो रही है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक की बात हो रही है। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का काल होता है, इसी दौरान की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है, पहला कथन सही है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है गलत है। और इस वंश का, नंद वंश का जो प्रथम शासक था वो महापदम नंद था, वहीं अंतिम शासक जो है धनानंद थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। और इस महापदम नंद को जो है ऐतिहासिक रूप से भारत का जो है प्रथम ऐतिहासिक रूप से भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है परीक्षा के लिहाज से, कि भारत का प्रथम सम्राट का दर्जा इन्हें प्राप्त है। और 367 ईसा पूर्व से 338 ईस्वी तक जो है, 367 से 338 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया, लगभग 28 वर्ष। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, चूँकि भारत के जो है प्रथम सम्राट हैं ऐतिहासिक रूप से। और सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला एकराट भी जो है इन्हें कहा जाता है, महापदम नंद को। यहाँ पर पहला कथन तो सही था ही। दूसरा कथन यह करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की स्थापना करने के लिए धनानंद को पराजित किया था। तो बिल्कुल सही बात है, ये अंतिम शासक है, मौर्य वंश के अंतिम नंद शासक था। इनको जो है ग्रीक ग्रंथों में बात करें तो अग्रमीज या जड्रमीज के नाम से जो है ग्रीक ग्रंथ में जाना जाता है धनानंद को, अग्रमीज या जड्रमीज, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा कथन ये कह रहा है कि रोमन लेखक प्लिनी ने नंद वंश की सेना का वर्णन किया था। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी जो है सही है कि रोमन लेखक प्लिनी ने जो है इन्हें नंद वंश की सेना का वर्णन किया था, और जिसमें इन्होंने बताया था कि इनके पास जो है 2 लाख पैदल सैनिक हैं, 2 लाख पैदल सैनिक।
किनके पास, ये धनानंद की बात हो रही है। उसके बाद 20,000 जो है लगभग घुड़सवार हैं, 20,000 घुड़सवार हैं। उसके बाद बताया था कि 3,000 हाथी हैं। उसके बाद बात करें तो 2,000 रथों के साथ जो है एक अस्थायी सेना थी। यही कारण था कि जो धनानंद का जो शासन था वो काफ़ी सशक्त था। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न यह कर रहा है कि हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित अतुल्य जो है यह क्या है। तो जो डिफेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा जो विकसित अतुल्य है, ये एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है। और ये जो देख रहे हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि डाइट की बात करें तो ये जो है पुणे में है। और इसके द्वारा जो है अतुल्य का विकास किया गया है, जो कि नोवल कोरोना वायरस को जो है ये ख़त्म करने का काम करता है। यह जो है वायरस 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी उष्मायन यानी कि विघटित हो जाता है। डाइट जो रक्षा मंत्रालय यानी कि DRDO के तहत जो है एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, यह एक यूनिवर्सिटी है DRDO के अंदर में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अतुल्य एक लागत प्रभावी समाधान है जिसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में प्रचालित किया जा सकता है। और ये बातें जो है आपको ध्यान रख सकते हैं। अतुल्य का वजन जो है लगभग 3 kg है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर मिल चुका है कि विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न यहाँ पे ये करा है 17वीं शताब्दी के दौरान किन कारकों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया, यानी कि व्यापार के विकास में सहयोग प्रदान किया, यही बात जो है आपको बतानी है। तो यहाँ पर पहला कथन ये कह रहा है कि मुगल शासन के अधीन देश का राजनीतिक एकीकरण। तो जब मुगल शासन की स्थापना हुई तो जो अलग अलग क्षेत्रों में जो राज्य थे वो धीरे धीरे फिर से सबका एकीकरण हुआ। और इस प्रकार जो है इसका भी जो है व्यापार में जो है काफ़ी सहायता मिला, इससे व्यापार का विकास मिला। मुगल साम्राज्य चूँकि बहुत सारे राज्यों में फैला और बहुत सारे राज्यों को कवर करता था, इसलिए जो है पहला कथन सही है। पहला कथन सही है तो विकल्प सी गलत है। दूसरा कथन यह करा है कि विस्तृत क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना। चूँकि मुगल साम्राज्य जो है बड़ा था, इसलिए जो है बड़े क्षेत्र में कानून व्यवस्था एक ही तरह से थे और इस प्रकार जो है इसने जो है व्यापार की प्रगति में योगदान दिया। दूसरा कथन सही है, तो दूसरा कथन सही है। चलिए, तीसरे कथन की बात करें तो सड़क उपकर की समाप्ति। तो रोड टैक्स को जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया पूरे अलग अलग क्षेत्रों, जब बड़ा क्षेत्र हो गया तो इस प्रकार से जो है ये तीसरा कथन भी सही है। और यदि तीसरा कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प भी गलत होगा। चौथा यहाँ पर यह कह रहा है कि भारत और विदेशों में मुद्रा के रूप में मुगल रुपये का मानकीकरण। तो ये बात सही है कि जब मुगल शासन के समय जब मुगल के जो मुद्रे थे वो विदेशों में भी जो है उसको माना गया और उससे जो है पूरा विनिमय किया जा सकता था, इसलिए जो है यहाँ पर चौथा कथन भी सही है। तो 1 2 3 4 चारों सही है, तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यही जो है बता रहा है कि इसमें चारों कथन सही है।